नमस्कार, न्यूज़ 8 में हाजिर हैं। दिल्ली में एमसीडी के सदन में आज फिर जबरदस्त हंगामा हो रहा है, मारपीट हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के वोटों की गिनती चल रही थी, तभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। पार्षद स्टेज पर चढ़ गए, जमकर मारपीट की गई। एक वोट अवैध किए जाने को लेकर ये तमाम पूरा हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पार्षदों ने मेयर पर हमला किया, जिसके चलते मेयर को जान बचाकर भागना पड़ा। और हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है, शरद के पास जाएंगे, लेकिन पहले कुछ सुन लेते हैं जो हमारे सहयोगी शरद ने जो तमाम जानकारियां भेजी, जो अनकट भेजे हैं, उनको सुना देते हैं। 3 सदस्य हमारे जीत गए थे। इन लोगों ने जबरदस्ती दबाव बनाकर एक कैंडिडेट को हराने की कोशिश करी, और जब हमने मना करा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी तो जबरदस्ती अधिकारियों दबाव जगाकर रिकाउंटिंग। ये आम आदमी पार्टी के हमारी झूठी फ्रॉड और धोखेबाज मेयर, जो केवल मैं तो कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आए नहीं हुए उस लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहां से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग है मेरे पार्षदों के पास। तो और लोगों को भी हम सुनाएंगे, तमाम जो लोग वहां पर मौजूद है। मेरे सहयोगी शरद शर्मा वहां से हैं हमारे साथ। शरद, इस समय क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ है, और ठंडा इसलिए भी हुआ है क्योंकि सदन के अंदर, यानी कि जहां पर मारपीट हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, वहां पर अब केवल एक पक्ष बच गया है, और ये पक्ष है आम आदमी पार्टी। बीजेपी के सभी पार्षद जो हैं वो यहां से सदन से निकल चुके हैं। संभव है कहीं और जो है बैठे होंगे। अच्छा भी है, जब आपस में इतना टकराव बढ़ जाए कि मारपीटाई की नौबत हो जाए तो दोनों पक्षों को थोड़ी दूर बैठना चाहिए, ताकि थोड़ा सा कूल डाउन पीरियड इनको मिले। तो अभी आम आदमी पार्टी के ही पार्षद यहाँ पर हैं, तो सारे जो हैं चेक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं किसको चोट कहाँ कहाँ लगी, कैसे कैसे लगी, क्या क्या हुआ। लेकिन कुल मिलाकर निधि बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या होता है। जब भी चुनाव होते हैं तो हम उनको बताते हैं कि एक एक वोट कीमती होता है, लेकिन आज का ये चुनाव बहुत अच्छा उदाहरण है, एक अच्छी नज़ीर है ये बताने के लिए एक वोट क्या होता है। एक वोट से मारपीट हो जाती है, एक वोट से तोड़फोड़ हो जाती है, और एक वोट से पूरा का पूरा सदन जो दिल्ली के लोगों ने चुना हुआ है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। कुल मिलाकर जो कहानी है वो कहानी ही इस बात की है कि एक वोट जो है उसको अवैध घोषित कर दिया गया। ये वोट बीजेपी के पक्ष में जा रहा था। इसमें ये लिखना था कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, थर्ड प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं। लेकिन जो वोटर थे उन्होंने लिख दिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस इस कैंडिडेट को, दूसरी प्रेफरेंस इस कैंडिडेट को, और दूसरी प्रेफरेंस एक और कैंडिडेट को। तो इसलिए जो है इसके आधार पर मेयर शैली ओबरॉय ने यह कहा कि ये वोट अवैध है, इस वोट को वो स्वीकार नहीं कर सकती हैं। तो बीजेपी ने आपत्ति करी। जब आपत्ति करी तो हंगामा हुआ, और उसके बाद में मेयर ने कहा ठीक है मैं रिकाउंटिंग करा रही हूँ, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई और लगातार हंगामा चलता रहा। और फिर मेयर ने ये घोषणा करी कि क्योंकि एक पक्ष तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो काउंटिंग होती है वो सभी पक्षों के सामने होनी चाहिए, तभी उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है। तो अगर एक पक्ष रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं है तो रिकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है। तो रिकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मैं फाइनल अनाउंसमेंट कर रही हूँ रिजल्ट का। जैसे ही मेयर ने ये घोषणा की, वो कर रही थी, और एक कैंडिडेट का उन्होंने नाम भी बोला कि मोहिनी जिनवाल जो इसका चुनाव लड़ रही थी, तभी एक तरफ से मेयर के दाहिनी तरफ से बीजेपी के पार्षद जो हैं वो चढ़ गए, और फिर जो है मेयर को निकलना पड़ा। ये बात ठीक है कि उनकी आपत्ति हो सकती है इस बात को लेकर कि उनका एक वोट अवैध क्यों किया जा रहा है। बीजेपी पार्षद ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर ये वोट अवैध घोषित हो गया तो उनका एक कैंडिडेट पंकज लूथरा जो है उसका चुनाव फंस सकता है, क्योंकि बहुत करीबी मार्जिन है। कुछ वोट एक बड़ी बात ये हुई है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के वोट तोड़कर अपनी तरफ शिफ्ट करा लिए हैं, ये उन्होंने क्लेम किया। और बीजेपी जिस तरह की बातें कर रही है उससे लग भी रहा है, वो उसे काउंटर नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ही क्लोज मार्जिन हो गया है, कि बहुत ही क्लोज मार्जिन है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट या बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। तो उस एक वोट को लेकर इतना बवाल हुआ है कि मारपीट की नौबत आई, माइक तोड़ दिया गया एक बार फिर से। परसों माइक तोड़ा था यहाँ पर, आज फिर माइक तोड़ दिया है, और अभी जो है एक शांति काल चल रहा है।
दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी बातें अपने अपने पक्षों में कर रहे हैं, आमने सामने नहीं है। बिल्कुल शरद जी, बहुत अहम है, हम आपके पास लगातार आगे भी आते रहेंगे, लेकिन एक वोट की अहमियत हमने देखी थी, वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन वो संसद में लोकसभा थी, और अब देखिए कि एमसीडी के मेयर के बाद जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसके चुनाव में इस तरह से एक वोट को लेकर किस तरह से भारी रस्साकशी, खींचतान, मारपीट देखने को आज मिली है। बहरहाल इस खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से शरद ने बताया कि फिलहाल दोनों खेमे अलग अलग बैठे हुए, तो कुछ माहौल संभला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की इससे खबर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 3 दिन का महाधिवेशन आज से शुरू हो गया। 2024 से पहले बहुत अहम इसे माना जा रहा है। बीजेपी से मुकाबला हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऊर्जा कैसे बनाई रखे या जाएगी, ये अहम होगा क्या चर्चा में निकलता है। साथ ही विपक्षी एकता के लिए क्षेत्रीय दलों का भरोसा जीतने के लिए भी क्या कदम उठाना जरूरी समझती है कांग्रेस, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये फैसला आज लिया गया है सुबह से इसमें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, कांग्रेस अध्यक्ष ही हैं सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि उनका चुनाव होता है इसलिए उनको यह अधिकार होगा। इस बीच राहुल गांधी रायपुर पहुंच गए, वो परसों अधिवेशन को संबोधित करेंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण देंगे, उसके बाद सोनिया गांधी भी इस महाधिवेशन को संबोधित करेंगे। तो इस ऐतिहासिक महाधिवेशन की तरफ पूरे देश की नजर है, पूरे मीडिया की नजर है और पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि सबको भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगे, अर्थव्यवस्था को पटरी पर फिर से लाने में पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से बचकर नहीं भागने वाले, हमें कोई डरा नहीं सकता। तो ये तो पवन खेड़ा बोल रहे हैं, उनको कोई डरा नहीं सकता। हम जाते हैं किस तरह से उनको एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनको बेल मिली। और आइए एक और बात जो कही गई है पहले वो सुन लेते हैं। बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। चीन बराबर घुसता चला आ रहा है, नए नए बहाने रोज होते हैं, लेकिन कितने भी बहाने बना लीजिए, 19 जून 2020 का वो काला दिन हम नहीं भूल सकते। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड, मेघालय में चुनाव प्रचार आज किया। शिलांग में रोड शो के बाद अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर निशाना उन्होंने साधा। आइए सुनते हैं। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। पंजाब में वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह को रिहा किया गया। अजनाला कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहाई हुई। लवप्रीत तूफान अमृतसर की जेल में बंद था। आपको बता दें कुछ ही देर पहले ये दृश्य भी आए कि ये लोग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी गए। आपको बता दें रिहाई के लिए कल अमृतपाल सिंह के सैकड़ों समर्थकों ने बंदूकों और तलवारों के साथ बवाल कर दिया था, साथ ही थाने में हमला कर दिया था। एनडीटीवी से बातचीत में पंजाब के एसपी और अजनाला के कानून व्यवस्था प्रभारी हरपाल सिंह रंधावा ने कहा था कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था
उन्होंने कहा कि कल पुलिस ने कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आया था, और अगर कोई एक्शन लिया जाता तो पूरे राज्य में हालात बिगड़ सकते थे। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की भी नजर है, उस पर खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का भी आरोप है। हाल ही में एयरबस और बोइंग के साथ एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील करने के बाद एयर इंडिया ने फिर एक बड़ा ऐलान किया है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने अब हजारों नौकरियां देने का ऐलान किया है। बड़े एक्सपेंशन प्लान के तहत एयर इंडिया 900 पायलट और 4200 से ज्यादा कैबिन क्रू ट्रेनी को नौकरी पर रखेगी। देश भर से कैबिन क्रू ट्रेनी को रिक्रूट करने के बाद उन्हें 15 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को आज 1 साल पूरा हो गया और आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जमकर घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं आज वही दोहराऊंगा जो मैंने 1 साल पहले रूस के यूक्रेन के आक्रमण के वक्त कहा था, एक साम्राज्य को फिर से बनाने पर तुला हुआ एक तानाशाह लोगों की स्वतंत्रता के प्रति प्रेम का कभी नहीं मिटा पाएगा। क्रूरता कभी आजाद लोगों का संकल्प नहीं तोड़ सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रूस कभी यूक्रेन को जीत नहीं पाएगा, कभी नहीं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और ये जंग आज भी जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी ट्रेड रूट के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद और इसके अलावा जंग की शुरुआत से अब तक रूस यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मुताबिक इस जंग में अब तक कम से कम 8000 आम लोगों की जान जा चुकी है और करीब 13000 लोग घायल हुए हैं। हालांकि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध के 1 साल पूरे होने पर कहा कि 24 फरवरी को लाखों लोगों ने भागना नहीं चुना, हालात का सामना करना चुना। ये साल दर्द, तकलीफ, भरोसा और एकता का था। हमें पता है कि 2023 हमारी जीत का साल होगा। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो भी जारी किया, आप ही देखिए।